हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सब लोगों को अच्छा लग रहा है? देखो, हम रेशियो पढ़ रहे हैं और कल मैंने आपको रेशियो का वन ऑफ द इजिएस्ट कंसेप्ट समझाया था, प्रोपोर्शनलिटी की। किसी भी थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? आज हम उसी पे बेस्ड जो है, और कल जितने भी सवाल थे वो प्री लेवल के थे। हालांकि मेंस में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। आज मेरे दोस्तों में इस टाइप को खत्म करके एक और टाइप में आपको पढ़ाऊंगा। इसके आगे का टाइप और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलेगा। सबसे पहले इस पर बेस्ड सवालों को हम खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। शुरू करें? हाँ जी, शुरू करते हैं स्टूडेंट। बोला है, यदि 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के फोर्थ प्रोपोर्शनल के बराबर है, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि 8 और 18 का जो तीसरा समानुपात है वो 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के चौथे समानुपात के बराबर है। साउंड कैसी आ रही है? एक्स का मान ज्ञात करें, बताइए जल्दी से। अब आप मुझे बताओ 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे भाई बी स्क्वायर अपॉन ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये किसके बराबर है? 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के चौथे समानुपात के बराबर। तो 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का चौथा समानुपाती क्या होगा? एबीसी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी सी अपॉन ए। तीन संख्या अगर ए बी सी और ए बी और सी दी है तो उनका थर्ड पोर्शन होगा बी ए बी। ठीक है भाई, बी गुणा सी अपॉन मेरे दोस्तों ए का मतलब मेरे प्यारे भाई 2। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। तो यहां से मुझे सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है कि आप नहीं निकाल सकते बच्चों। देखिए 18 का स्क्वायर 144, 144 को मेरे दोस्तों अब आप 8 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे, सॉरी 18 का स्क्वायर 324। अब जब मेरे दोस्तों 8 से भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, लेकिन 2 से चला जाएगा ये 4 बार। ठीक है ना? 2 से 4 बार। अब 324 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 81, ये 81 आ जाएगा। अब 81 से मेरे दोस्तों 81 कैंसल आउट हो गया, 81 से 81 कट गया, यानी कि ये बराबर आ गया मेरे दोस्तों यहां से 1। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर आ गया मेरे दोस्तों, ये 2 उधर चला जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये -1 आ गया मेरे प्यारे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये जब ये 1 इधर आएगा तो 2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सवाल सॉल्व। ये क्या बन गया बच्चों? ये एलजेब्रा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो x प्लस 1 का मान भी 0 होगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये आ गया। तो एक ही सवाल में आपसे दो दो तो चीज निकलवा रहा है, फिर यहां पे अलजेब्रा भी लगवा रहा है। ठीक है भाई, इतना क्रिएटिव हो गया है। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? करेंगे सब स्टूडेंट? बहुत प्यारा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ। बोला है यदि 2x प्लस 1, x प्लस 2, 2 और 5 समानुपात में सेम प्रपोर्शन में है तो 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मेन प्रोपोर्शनल क्या है? यह सवाल में पूछा गया है। बताइएगा बच्चों, बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। अगर ये संख्याएं समानुपात में हैं, सेम प्रोपोर्शन में हैं, 2x प्लस 1, x प्लस 2, 2 और 5, तो हमने क्या सिखाया आपको कि पहली और आखिरी संख्या गुणा, पहली और चौथी संख्या गुणा बराबर होगी दूसरी और तीसरी संख्या की गुणा के। तो पहली और चौथी संख्या गुणा करने पर क्या आएगा? 5 दूनी 10x प्लस 5 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इनकी गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4, 5 दूनी सॉरी 10x प्लस 5 आएगा। तो इनकी गुणा करेंगे 10x प्लस 5 बराबर है 2x प्लस 2 दूनी 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों जब 2x इधर आएगा तो 10x माइनस 2x 8x हो गया। ठीक है भाई, ये 5 उधर चला जाएगा तो 4 माइनस 5 -1, तो x की वैल्यू यहां से आ गई -1/8। सिंपल सा। तो सबसे पहले हमने x का मान निकाल लिया पहली लाइन का इस्तेमाल करके कि भाई अगर ये चारों संख्या समानुपात में है तो पहले और चौथे नंबर की गुणा बराबर दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा। x की वैल्यू आ गई। लेकिन पूछा क्या है?
पूछा है 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल। अब आपसे बच्चों दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है ए और बी का, तो होगा रूट ए बी। अब बच्चों 3.5 1 माइनस एक्स, एक एक चीज को बड़े गौर से देखेंगे। 3.5 1 माइनस एक्स, 3.5 का मतलब होता है 3.5 का मतलब होता है 7/2। अब अगर मैं 1 माइनस एक्स करूंगा क्या आएगा, 1 में से माइनस एक्स करेंगे, माइनस का 1/8 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1 प्लस 1/8 9/8 आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 8 1 प्लस एक्स, 8 1 प्लस एक्स तो 8 है ही। अब बच्चों ये 1 प्लस एक्स क्या आएगा, ये 1 प्लस एक्स कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं 1 प्लस एक्स करूंगा तो 1 माइनस एक्स का मतलब माइनस 1/8 है, तो 1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 7/8 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और आपको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, बस सीधी सीधी गुणा। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, सिंपल सी बात। ऊपर हो गया जी 7 7 49 का रूट 7, 9 का रूट 3, और नीचे 2 8 16, 16 का रूट 4, ये आ गया 21/4, और 21/4 होता है 5.25। तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 5.25। 21 को 4 से भाग देंगे। समझ में आया? हाँ मुकेश, ऐसे ही हो जाता है बेटा। क्लियर है? तो देखो कैसे कंसेप्ट को घुमा घुमा के मेरे दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ये बताइएगा बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है, 83। जल्दी जल्दी करिए, आज हमें 103 नंबर क्वेश्चन तक करना है, 103 नॉट आउट करना है आज। बताइएगा, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक नेचुरल नंबर है, और इस प्रकार से कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो देखो मैंने ना एक टाइप के जो सवाल हैं, जो एक जैसे फीलिंग वाले हैं, वो सारे मैंने एक जगह रखे हैं। x एक नेचुरल नंबर है इस प्रकार से कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है, तो भाई a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे दोस्तों, b²/a, यानी कि x प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 बराबर 18, ये हो जाएगा ना। a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b²/a किसके बराबर है मेरे दोस्तों, 18 के बराबर है। अब अगर स्टूडेंट मैं इसको यहां से सॉल्व करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मुझे टाइम नहीं लगाना, मुझे सवाल को सॉल्व कर लेना है ऑप्शन से। भाई मुझे x का मान निकालना है, यहां से जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी, और ये 4 में से कोई एक x की वैल्यू है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले ये 6 पिक करता हूं, अगर मैं 6 पिक करता हूं तो 6 प्लस 6 36, 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 6 12 का स्क्वायर 144, और नीचे हो जाएगा 6 प्लस 2 8, तो 144/8 18 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है 6। x बराबर 6 पुट करने पर सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, तो यही इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर भी हो जाएगा। खत्म सवाल। मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं भैया, है भाई, वैसे भी हम सरकारी नौकरी इसलिए कर रहे हैं जिससे कि फ्री का कम मेहनत में जो है अच्छी सैलरी मिल जाए, तो क्यों फिर उससे पहले भी मेहनत करी जाए, हैं? चलेगा। यदि 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे कि उनका तृतीय अनुपात 18 हो, यह सवाल है। बोला है, देखो ये लैंग्वेज बड़ी पॉपुलर है कि 9 और 13 में हर एक में से कौन सा पॉजिटिव नंबर घटाना चाहिए जिससे कि थर्ड प्रोपोर्शन 18 हो जाए। 9 और 13 में हर एक में कौन सा सबसे छोटा इंटीजर घटाना चाहिए जिससे कि थर्ड प्रोपोर्शन 18 हो जाए। तो भाई मैं एक तो तरीका एक्स मान के कि माना एक्स एक्स घटाना चाहिए, कि एक तो है एक्स मान के कि माना संख्या एक्स है, एक्स एक्स घटाओ, फिर यहां से इक्वेशन बनाओ, टाइम लगेगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। सर स्क्वायर क्यों किया बेटा, ए और बी के थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है b²/a। दूसरा तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से चेक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कराए वो आंसर है। 9 और 13 में प्रत्येक में कौन सी छोटी धनात्मक संख्या घटानी चाहिए कि तृतीय अनुपात 18 हो। अब 2 घटा दूंगा 7 11 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 3 घटा दूंगा तो मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा, 10 10 की शक्ल देख कर 18 नहीं आएगा। 4 घटाऊंगा तो 5 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये उत्तर है 1। भाई अगर मैं इसमें से एक एक घटा दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो 9 में से घटाने पर आएगा 8, 13 में से घटाने पर आएगा 12। ठीक है बच्चे, और 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b²/a,
ए 144/8 यानी कि 18 सेटिस्फाई कर रहा है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया। तो चेक बाई ऑप्शंस, ऑप्शन से चेक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने 85 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे जी। दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करो जिनका औसत अनुपातिक, जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 है। जी बच्चों दोबारा कोशिश करो अमन। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 है। ऐसी दो संख्याएं बताओ। तो प्यारे भाई दो तरीके हैं, या तो ए और बी मान के करो कि माना ऐसी दो संख्याएं ए और बी हैं। ठीक है बच्चों, क्या आपको दिया है मीन प्रोपोर्शनल 18, तो रूट ए बी का मान 18 दिया है, पहली लाइन। दूसरी लाइन थर्ड प्रोपोर्शन 18 है। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² ए, आपको सॉरी 144 है। तो आपके सामने दो इक्वेशन दी हैं, दो वेरिएबल दी हैं, इनको सॉल्व करना है। ये हो गया बेसिक तरीका। अभी रूट ए बी की वैल्यू माना संख्या ए और बी है, तो रूट ए बी 18 दिया है और ए और बी का तीसरा समानुपाती 144 है, b²ए। अब रूट ए बी में से अगर रूट हटाना है तो दोनों तरफ से क्या करना होगा बच्चों, स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर ही आ गया। सॉल्व करने का तरीका क्या बनेगा भाई, इनको अगर सॉल्व करना है इन दोनों की गुणा करो। जैसे ही दोनों की गुणा करोगे बी का मान आ जाएगा, दोनों की गुणा कर दो बी का मान आ जाएगा, फिर ए का मान आ जाएगा। ये हो गया बच्चों सॉल्व करने का तरीका कि हम ऐसे सवालों को वेरिएबल मान के करेंगे, ए और बी मान के। लेकिन पेपर में नहीं करना बच्चों ऐसा, ये जानने के लिए अच्छा है और ये आपको पहले से आता भी होगा। ठीक है ना, इतना लॉजिक हर कोई बच्चा समझ पाता है। हम तो इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जो ऑप्शन इस बात को संतुष्ट करता है वह आंसर होगा। भाई संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उनका मीन प्रोपोर्शनल 18 बने। 18 क्या है, 3 6 का है मेरे दोस्तों, 2 3 6 से बनने वाला नंबर। अगर मैं इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालूंगा तो 18 आएगा नहीं, क्योंकि 42 में 7 आता है। इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालूंगा, मीन प्रोपोर्शनल गुणा करके अंडर रूट लोगे 18 आएगा नहीं, ये भी उत्तर नहीं आएगा। इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालूंगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा भाई 9 का अंडर रूट 3, 36 का 6, 3 6 18, ये ऑप्शन 18 बनना, ये उत्तर आएगा, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लो। यहां पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, कभी कभी पेपर में भी गलत आ जाता है। यहां पे औसत नहीं होगा, माध्य अनुपातिक होगा, माध्य। ठीक है जी। मुझे लगता है कि देखो ये मैंने आपको 3 सवाल करा, ये 3 सवाल ऐसे थे कि इनको सॉल्व करना बेवकूफी है, ऑप्शन से ही करना बेस्ट है। अब कुछ और भी सवाल आएगा तो आप कर पाओगे ऐसे ही। ठीक है जी स्टूडेंट, आगे चलते हैं। 86 नंबर सवाल बताओ। 86 चलेगा, एक क्वेश्चन और फिर अगला टाइप आएगा, लास्ट टाइप आएगा इस कंसेप्ट पे। बनाओ। अरे भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको रेशियो का बेसिक बताया। क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? मैं आप में से हर एक बच्चे से सीरियस होकर जानना चाहता हूं कि आप मेरा रिव्यू करो कि क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूं। जो भी कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, हो सकता है कि आपको कुछ चीजें ऐसी इंस्टेंट ना पल्ले पड़े, लेकिन जब आप उनको रिवाइज करके देखोगे तो हर एक बालक को जरूर समझ में आई होंगी। क्या आपको हमारे यहां पर पढ़कर फायदा हो रहा है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता बिम भाई, समानुपाती है, समानुपात। तीन संख्याएं, देखो यहां पे परिभाषा बोले, तीन संख्याएं ए बी सी को कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कहा जाएगा यदि ए रेशियो बी इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ बी रेशियो सी। संख्या 1, 7 और 25 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो रिजल्टेंट नंबर आए
वो इस ऑर्डर में हो कि वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन बने। देखो सवाल में पहले आपको परिभाषा बताई गई है, उसके बाद सवाल करने के लिए बोला गया है कि तीन संख्याएं अगर आपके पास एबीसी हैं, उनको हम निरंतर अनुपात में या कंटिन्यू प्रोपोर्शन में कहेंगे यदि ए से बी का रेशियो बराबर बन जाता है बी से सी के रेशियो के। अगर ऐसा हो गया तो एबीसी को हम कहेंगे कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, निरंतर अनुपात में। तो 1, 7 और 25 में हर एक में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बन जाए। तो भाई मैं इसको भी ऑप्शन से ही चेक करूंगा, एक्स मान के तो करूंगा नहीं। तो भाई ऑप्शन से हम इसको चेक करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा, प्यारे भाई ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है जी। अब जैसे यहां पे हम 2 मान लेते हैं, 2 भाई अगर मैं हर एक में 2 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 3, 9 और ये 27, ये संख्या बन जाएंगी। तो क्या बच्चों ये बात सेटिस्फाई हो रही है, 3 से 9 का रेशियो क्या समानुपात में बन रहा है 9 से 27 के रेशियो के? हां जी बन रहा है, बिल्कुल सही बात सेटिस्फाई होगी, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। है क्योंकि 3 से 9 का रेशियो भी 1:3 है, 9 से 27 का रेशियो भी बच्चों 1:3 है, तो 2 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अनीश भाई आगे चलते हैं। अब यहां से नेक्स्ट वैरायटी आएगी और इस वैरायटी पे बच्चों में आपको 6 सवाल करवाऊंगा, 7 सवाल, बल्कि 6-7 सवाल। और अगर पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 10 सवाल छांटे जाए ना कि भाई ये सवाल सबसे ज्यादा आए पिछले 3 सालों में, तो उन सवालों में इस सवाल का भी अपना एक स्थान होगा। यानी कि ये रिसेंट समय का सबसे ट्रेंडिंग कंसेप्ट है, सबसे ट्रेंडिंग टाइप है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे समझाऊंगा कि एक बार अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया, शॉर्टकट पकड़ लिया, इस सवाल को हम करेंगे शॉर्टकट से, तो आप ऐसे सवालों को मेरे प्यार भी ओढ़ ओढ़ के करोगे जी बच्चों। सवाल नंबर 87, व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू ईच ऑफ द नंबर। बोला है कि आपके सामने 4 संख्याएं दी हैं, 103, 135, 110 और 144। इन चारों संख्याओं में हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो, जिससे कि संख्याएं जो हैं वो प्रोपोर्शन में हो, समानुपात में हो। हर एक में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए, क्या नंबर हम इन चारों में ऐड कर दें जिससे कि ये सभी संख्याएं समानुपात में बन जाएं। समानुपात में मतलब जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो है वही बाद की 2 संख्याओं का भी रेशियो बन जाए। तो भाई इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तो तरीका है कि ये क्वेश्चन आएगा और ऐसे पेपर में बहुत सारे सवाल हैं, हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे बच्चों। चलो ऑप्शन से आप ही मुझे करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन से एक एक ऑप्शन को मुझे 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को मुझे 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा क्या सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं बन सकता दिव्या, वेरी गुड, सब बच्चों ने बताया 9, वेरी गुड, सभी बच्चों ने बता दिया कि सर 9 ऐड कर दो। भाई जैसे आप 9 ऐड करोगे हर एक नंबर में, 103 में 9 ऐड करेंगे 112, 135 में 9 ऐड करेंगे 144, आप बोलोगे हां जी सर। क्या इस समानुपात में बनेगा? हां जी बनेगा। 110 में 9 ऐड करेंगे 119 और 144 में 9 ऐड करेंगे 153, 144 प्लस 9 153। तो अब बताओ मेरे प्यारे भाई, रेशियो यहां देखेंगे ये किससे आ रहा है, 16 से, 16 सत्ते 112, 16 निम्मा 144, 16 से किससे, 17 से, 17 सत्ते 119, 17 निम्मा 153, 17 छिक्का 102। तो कुछ समानुपात में बन गया, ये भी 7 रेशियो 9, ये भी 7 रेशियो 9, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? तो ये तो आप समझ गए, ठीक है ना। अब अगर एक्स के अलावा कुछ और पूछ लेता मेरे प्यारे भाई तो कैसे करते, या इसके आगे सवाल बढ़ा देता, तो हम इसका जानेंगे बेसिक। बेसिक से कैसे सॉल्व होगा एक्स मान के कि 103, 135, 110, 144 में हर एक में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो मैंने मान लिया कि माना हर एक में एक्स जोड़ा जाना चाहिए, माना हर एक नंबर में इन चारों में से हर एक संख्या में एक्स जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी, तो मुझे एक्स का मान निकालना है।
अब बताओ बच्चों 103 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 103 में x जोड़ेंगे तो 103 प्लस x हो जाएगा। आगे अगला नंबर 135 है, 135 में x जोड़ेंगे तो 135 प्लस x हो जाएगा। तो समानुपात का मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो बन जाए। अब 110 में x जोड़ेंगे बच्चों तो 110 प्लस x हो जाएगा, कि माना हर एक संख्या में x ऐड करने पर ये प्रोपोर्शन में है। सबसे आखिर में 144 है, 144 में x ऐड करने पर 144 प्लस x हो जाएगा। तो ये इक्वल होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही आखिरी दो संख्याओं का रेशियो होगा, ये बराबर होना चाहिए। अब मुझे यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। समझ में आया? यहां से सॉल्व करके हमको x का मान निकालना है। ठीक। अब अगर स्टूडेंट आप यहां से कैंची की गुणा करोगे, कैंची गुणा अगर आप यहां से करोगे तो केवल गुणा ही करते रह जाओगे, पागल हो जाओगे और आपका उत्तर नहीं आएगा। ये पूरा पेपर में शायद एक भी सवाल सॉल्व ना हो। इसका मतलब हमें कुछ इस कैलकुलेशन को यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। इस कैलकुलेशन को कम करने का हमें एक शॉर्टकट सोचना पड़ेगा, और वो शॉर्टकट मैं आपको समझाऊंगा। है भी सिखा आजकल वो सारे ही टीचर्स रहे हैं शॉर्टकट, लेकिन वो रटवा देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे गुणा कर लेना। लेकिन मैं आपको उसके पीछे कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है। चलो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, कंसेप्ट को ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने कंसेप्ट समझाऊंगा, प्यार से इस चीज को लिसन करिएगा बच्चों। स्टूडेंट मैं आपके सामने लिखता हूं 23 बटे सॉरी 24 चलो ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, ये 24 बटे 40, 24 बटे 40। अब मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका 9 बटे 15। बच्चों की मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हैं, ध्यान सुनिएगा। स्टूडेंट मैंने नहीं, एक बच्चा कह रहा कंपेंडो डिविडेंडो, हाँ लगाएंगे हम कंपेंडो डिविडेंडो ही। बच्चों में यहाँ पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे थोड़ा स्मार्ट तरीके से। कंपेंडो डिविडेंडो से भी कर रहे हैं, आसान नहीं है, मुश्किल है। स्टूडेंट मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हैं, क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग हैं? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर सेम है। भाई अगर मैं इसको 8 से काट लूंगा तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 3 बटे 5 है। और एक किससे कट रहा है? 3 से। इसको मैं 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये भी 3 बटे 5 है। तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ये भी 3 बटे 5 है, ये भी 3 बटे 5 है। हालांकि इनको मेरे दोस्तों लिखा अलग अलग तरीके से गया है। नंबर्स बेशक अलग है, इनके अंश अलग हैं, इनके हर अलग हैं, बट दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू है सेम ही। भाई इनके फ्रैक्शन ये जो है, इनके अंश अलग हैं, इनके हर अलग हैं, बट दोनों फ्रैक्शन का मान है सेम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। प्यारे भाई अगर मुझे इनके अंश को बराबर करना हो तो कैसे करूंगा, या इनके हर को बराबर करना हो, सुनना भाई 24 और 40 के बीच में यहां कितने का गैप है? इनके बीच में गैप देखो, 24 और 40 के बीच में 16 का गैप है, 16 का। 24 और 40 के बीच में बच्चों 16 का गैप है, 16 का। स्टूडेंट ये 9 और 15 है, 9 और 15। 9 और 15 के बीच में कितने का गैप है बच्चों? 6 का। 9 और 15 के बीच में स्टूडेंट्स कितने का गैप है? 6 का डिफरेंस है 9 और 15 के बीच में। तो अगर मैं इस गैप को बराबर कर लूं, भाई 16 और 6 को
16 और 6 का एलसीएम होता है 48। अगर मैं दोनों के बीच के गैप को बराबर कर लूं, या 24 और 40 में 16 का अंतर है, 9 15 में 6 का अंतर है। अब 16 और 6 का एलसीएम होता है 48। तो अगर मैं इस गैप को बराबर कर लूं, ध्यान सुनिएगा, यहां गैप 16 का है, अगर मैं गैप को 48 बनाता हूं तो 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से ऊपर नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। 16 3 48। यहां गैप कितने का है बच्चों, यहां गैप है 6 का। 6 को अगर मुझे 48 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 8 से। 6 8 48। यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी, 8 से। आप बोलोगे हां जी सर 8 से। अगर आप अब गौर से देखो तो आपको देखने पे पता चलेगा कि अंश की वैल्यू बराबर हो चुकी है आपस में और हर की वैल्यू बराबर हो चुकी है आपस में। अंश अंश सेम हो गया, हर सेम हो गया। भाई देखो ये क्या बन गया, 24 तिया 72, ये क्या बन गया, 9 72। देखो अंश आपस में बराबर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। देखो डिनोमिनेटर 40 तिये 120, 15 अट्ठे 120, ये भी देखो बराबर बन गया कि नहीं बन गया। आप बोलोगे हां जी सर बन गया। तो यहां से कंसेप्ट ये पैदा हुआ कि अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, दो फ्रैक्शन अगर उनका गैप को सेम कर दिया जाए, गैप को सेम कर दिया जाए, उनके बीच के गैप को सेम कर दिया जाए, अंश और हर के गैप को बराबर बना दिया जाए, तो न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। अंश अंश के बराबर हो जाएगा, हर के बराबर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया दीदी? फिर से हम समझाते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर दो फ्रैक्शन, दो रेशियो आपस में बराबर हैं, हालांकि उनकी वैल्यू उनकी सेम है लेकिन अंश अलग लिखा हुआ है, हर अलग लिखा हुआ है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर उनके गैप को बराबर बना लें तो न्यूमरेटर की वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी। ठीक है भाई। यहां 24 16 40 के बीच में 16 का गैप था, 9 15 के बीच में 6 का गैप था। अब 16 और 6 का एलसीएम 48, तो मैंने गैप को सेम बना लिया, 16 और 6 के गैप को 48। 48 बनाने के लिए 16 का गैप था 3 से गुणा, 16 3 48। यहां 6 का गैप था 8 से गुणा, 6 8 48। तो देखो ऐसा जब मैंने किया, देखो अंश बराबर हो गया, 24 3 72, 9 8 72, अंश बराबर हो गया। नीचे हर बराबर हो गया जी, 40 3 120 और 15 8 120। आप बोलोगे हां जी सर, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां कंपेंडो डिविडेंडो रूल लगा लो। कंपेंडो डिविडेंडो रूल लगाओगे हो जाएगा, बट कैलकुलेशन कम नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। कैलकुलेशन फिर भी आपको करनी पड़ेगी। अब मैं देखो यहां पे इस्तेमाल करूंगा इस टेक्नोलॉजी का, ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे, ध्यान से सुनेगा, वेरी वेरी केयरफुली लिसन करेंगे। आप बताओ बच्चों, यहां 103 और 135 में कितने का गैप है, 103 और 135 में? भाई ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं तो गैप को सेम करते हैं। 103 और 135 में बच्चों कितने गैप है, 32 का। 103 और 135 में 32 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है, 110 और 144 में 34 का अंतर है, 34 का, 34 का अंतर है, 34 का। बोलो भाई यहां कितने का अंतर है, भाई इसमें से जब इसको घटाएंगे अंश और हर में एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा, एक्स से एक्स कट ही जाएगा। 103 और 135 में 32 का डिफरेंस है, 32 का गैप है। यहां 110 और 144 में 34 का गैप है, 34 का। आप बोलोगे हां जी सर ये गैप है। मुझे इस गैप को सेम करना है। क्या करना है मुझे, गैप को सेम करना है, सेम करना है मुझे, डिफरेंस को सेम करना है, डिफरेंस को सेम करना है। आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर है यहां तक, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर आपको सम को बराबर करना है, अगर आपको सम को बराबर करना है, अगर आपको दो रेशियो के सम को बराबर करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। डिफरेंस को बराबर करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस से। जैसे कि बच्चों मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था, यहां गैप 16 का था, यहां 6 का था, डिफरेंस को बराबर करना है तो 16 6 का रेशियो कितना है, 16 6 का रेशियो है 8:3। 16 6 का रेशियो 8:3 है। इससे रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, पहले रेशियो में 3 से गुणा कर देंगे, दूसरे में 8 से गुणा कर देंगे। देखो पहले रेशियो में 3 से गुणा हुई है, दूसरे रेशियो में 8 से गुणा हुई है। गैप को सेम करना है, डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई करिए। सम को सेम करना है तो सम से उल्टी मल्टीप्लाई करिए। यहां 16 का गैप है, 6 का गैप है, या तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम नहीं लेना है आपको। 16 6 का रेशियो कितना है, 8:3। तो
उल्टी मल्टीप्लाई करो, पहले रेशियो में 3 से गुणा करो, दूसरे में 8 से गुणा करो, बराबर हो जाएगा गैप। आप बोलोगे हां जी सर, इसी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल यहां पर करिए कि सर ये दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, यहां गैप है 32 का, यहां गैप है 34 का। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब 32-34 का क्या होता है सर रेशियो? 32-34 का रेशियो है सर 16-17। 32-34 का रेशियो क्या है सर? 16-17। आप बोलोगे हां जी सर। तो प्यार में पहले वाले रेशियो में किससे गुणा कर दीजिए? उल्टी गुणा। पहले वाले रेशियो में 17 से गुणा कर दीजिए, 17 से। दूसरे वाले रेशियो में किससे गुणा कर दीजिए सर? दूसरे वाले रेशियो में सर 16 से गुणा कर दीजिए, 16 से। आप बोलोगे हां जी सर। तो चाहे आप अंश से सॉल्व कर लो, चाहे आप न्यूमरेटर से सॉल्व कर लो, चाहे आप डिनोमिनेटर से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। चाहे आप अंश को बराबर कर लो, चाहे आप हर को बराबर कर लो, मुझे हर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं केवल अंश को ही चेक करूंगा मेरे प्यारे भाई। मुझे यहां पे या तो मैं न्यूमरेटर से भी एक्स का मान निकाल सकता हूं, डिनोमिनेटर से भी। दोनों की मैं क्यों मेहनत करूंगा, एक से ही काम चल जाएगा ना भाई। अगर मैं गैप को बराबर कर लूंगा तो अंश अंश बराबर हो गया, हर हर बराबर हो गया। या तो आप कैलकुलेशन अंश से कर लो या हर से कर लो, इच्छा आपकी है। आप बोलोगे सर आपने हमारी इच्छा का सम्मान रखा, हम अंश से करेंगे। भाई यहां गैप 32 का था या 34 का था, रेशियो बनना है 16-17, तो यहां उल्टी गुणा है, 17 से गुणा है 16 से गुणा। मैं अंश, भाई अगर ऐसे में गुणा कर दूंगा तो अंश की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, हर की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहां 17 से गुणा करेंगे 103 में, तो 1751 हो जाएगा। 1751 प्लस 17x। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बराबर। राइट साइड में गुणा करेंगे, 16 की 110 में 16 गुणा 11 176 होता है, 1760 हो जाएगा, प्लस 16x। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये इधर आएगा, 17x में से 16x घटाएंगे, x बराबर, ये 1751 उधर चला जाएगा, 1760 में 1751 घटाएंगे 9, x का मान 9 आ गया। बताओ कितनी जल्दी हमने इजी कैलकुलेशन कर दी। आप बोलोगे सर मजा आ गया, इससे बेहतरीन तरीका क्या होगा? 1 सेकंड में सॉल्व हो गया, 1 सेकंड में। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। यहां गैप मेरे दोस्तों 32 का था, यहां 34 का, रेशियो है 16-17। तो पहले में 17 से गुणा कर लो, दूसरे में 16 से गुणा कर लो। चाहे आप अंश को इक्वेट कर लो, चाहे आप हर को इक्वेट कर लो, बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी इजी। क्लियर? यस और नो? फील आई? अब अगर दोस्तों पेपर में आया, ये था बेसिक तरीका, हर एक बच्चे को आना चाहिए। अगर हम पेपर में ना ये करना है ना ये करना है, करूंगा मैं यही चीज दोस्तों, करूंगा मैं यही चीज, लेकिन इतना लिखूंगा नहीं। अब मैं यहां से एक शॉर्टकट बनाऊंगा और उस शॉर्टकट को मैं रट्टा मार लूंगा। वो शॉर्टकट इसी कंसेप्ट पे आया है, करूंगा मैं यही कैलकुलेशन, लेकिन इतना लिखूंगा नहीं मैं। सवाल है आपके सामने 103, 103, 135, 110, 144, इनमें हर एक में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए कि संख्याएं, प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या लिया है, 103 और 135 का गैप, इन दोनों का गैप लेना है। इनका गैप कितना है? 32। 110 और 144, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 34। 32 और 34 का मेरे दोस्तों आपको क्या लेना है? रेशियो। 32-34 का क्या लेना है मेरे प्यारे भाई? रेशियो। तो 32-34 का रेशियो आएगा 16:17। आप बोलोगे हां सर 16:17। यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 16:17। यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आई? आप बोलोगे हां सर यही तो किया है भैया, हमने गैप लिया, यहां गैप 32 का आया था, हमने गैप लिया 34 का है। 32-34 का रेशियो लो, 16:17। देखो हमको ध्यान देना है, या तो बच्चों, या तो आप पहले तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिए, आप दूसरे चौथे नंबर पे ध्यान दीजिए। छाप किया तो आप पहले तीसरे नंबर पे ध्यान दो या दूसरे चौथे पे। मैं तो पहले और तीसरे नंबर पे ध्यान देता हूं, है ना। यही तो अंश बनेंगे, यही तो अंश होंगे, ये नीचे दूसरे चौथे हर बनेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई।
17 की 103 में गुणा करेंगे 1751, बोलो। 16 की 110 में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों 1760। इनका लेना है मेरे दोस्तों आपको डिफरेंस, इनका क्या लेना है? डिफरेंस। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1751 और 1760। डिफरेंस कितना है बच्चों? डिफरेंस है 9। उसको किससे डिवाइड करना है? उसको डिवाइड करना है रेशियो का, 16 और 17 का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस क्या है मेरे दोस्तों? रेशियो का डिफरेंस यहां पर 16 और 17 का 1। सोलह और 17 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 से भाग करेंगे बच्चों, यहां देखे ना 17x और 16x का डिफरेंस कितना है? 1x। ठीक है, तो अगर डिफरेंस 1 की बजाय कुछ और आता तो नंबर बट्टे में आता। सपोज यहाँ 17x 16x की बजाय यहाँ 15x होता, तो 17 15 का डिफरेंस 2x आता तो 2 बट्टे में जाता। यानी कि मेरे दोस्तों यही डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू है, यही आपका x का मान है। ये बना शॉर्टकट। अमन कह रहे हैं लेकिन सर ऑप्शन से करना वेरी इजी। अमन बेटा ये सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, सवाल तो इसके आगे आएगा पेपर में। 17 की 103 में गुणा 1751, ये 1760, इनका डिफरेंस 9, 16 और 17 का डिफरेंस 1, इससे भाग करेंगे x का मान आएगा। ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना ये लिखना है ना आपको ये लाइन लिखनी है। नहीं आया होगा समझ में? एक एक सवाल मैं आपको और बताता हूं। ये रहा सवाल आपके सामने। बोला है जब x को 9, 15, 21 और 31 हर एक में जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x - 2 और 5x + 4 का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। बोला है जब x को इन चारों में से हर एक में जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो आपसे पूछा है 3x - 2 और 5x + 4 का मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि आपसे पूछा है दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? √AB, यानी कि √3x - 2 गुणा 5x + 4 की वैल्यू आपसे पूछी है। बच्चों ये सवाल तभी सॉल्व होगा, ये सवाल स्टूडेंट्स तभी सॉल्व होगा जब आपको x का मान पता चलेगा। तो हमारी जिंदगी का मकसद x का मान पता करना है। अब यहां x का मान ऑप्शन से तो नहीं निकलेगा, ये तो ऑप्शन से होने वाला सवाल नहीं है। दिस सवाल विल नॉट सॉल्व बाय ऑप्शन। यहां तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा। चलेगा, x एक ऐसी संख्या है जिसको 9, 15, 21 और 31 इन चारों में जोड़ने पर, प्रत्येक में जोड़ने पर संख्या समानुपात में हो जाती हैं। तो मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो पहले x निकालना पड़ेगा। व्हाट इज x? तो बच्चों मैंने अभी आपको शॉर्टकट समझाया। 9 और 15 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस लीजिए। 9 और 15 का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चे? 9 और 15 का डिफरेंस है 6। 21 और 31, 21 और 31 का डिफरेंस कितना है? 10। तो 6 10 का रेशियो कितना है? 6 और 10 का रेशियो कितना है? 2 से चला जाएगा। 6 और 10 का रेशियो कितना है? 3:5। 3:5। ये 6 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 3:5। आप बोलोगे जी सर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले में और तीसरे में। 9 पंजे 45, 21 तिया 63। 9 पंजे 45 और 63 का डिफरेंस देखना है 18 आएगा। 45 63 का डिफरेंस 18, 18 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर 18 को किससे डिवाइड करेंगे? भाई रेशियो का डिफरेंस, 3 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 और 5 का डिफरेंस है 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गई x की वैल्यू। तो x का जो मान है 9 आ गया। तो पहले आपको x का मान निकालना पड़ा, 9 निकाल लिया x का मान 9। अब x का मान 9 आ गया तो आप यहां पे रख देंगे। 9 तिया 27 - 2 25, 25 का √5। 9 पंजे 45, 4 49, 49 का √7, यानी कि 35 इस सवाल का आंसर आ गया। तो हर जगह ऑप्शन की उंगली काम नहीं आती, इसलिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर हुई? तो पहले आपको x पता करना है, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों यही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि x हवा में तो पता चलेगा नहीं x की वैल्यू, यहां से ऑप्शन से नहीं होगा। हां देखिए अगर आप थोड़े समझदार हैं, देखो स्टूडेंट अगर आप थोड़े समझदार हैं तो इस सवाल के जो आंसर हैं वो इंटीजर हैं, पूर्णांक है, दशमलव या रूट में तो है नहीं। इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं। अगर इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं, एक और मैं आपको तरीका बताता हूं, हिट एंड ट्रायल। केवल
बहुत ज्यादा दिमाग वाले बच्चों के लिए इस सवाल के जो आंसर है वो इंटीजर है। तो x का मान भी ऐसा होना चाहिए कि यहां पे रखने पर फटाफट फटाफट अंडर रूट कैलकुलेट हो जाए। x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि मैं यहां पे रखूं और अंडर रूट ईजिली निकल आए, क्योंकि अंडर रूट परफेक्ट निकलना चाहिए तभी आंसर इंटीजर आएगा, वरना आएगा ही नहीं। तो मुझे x की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है, x की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये इंटीजर बने मेरे दोस्तों। और आंसर जो है इसके नजदीक रहना है ना, 20-30 के नजदीक आंसर रहना है। सारे ऑप्शन 20-30 के नजदीक है। ऑप्शन भी देखा करो कि ऑप्शन 20-30 के नजदीक है। तो क्या रखूं मैं x की जगह? 3x-2, 5×3 = 15, -2 13, 6 नहीं रख सकता, 6×3 = 18, -2 16, लेकिन 6×5 = 30, 4 34 नहीं बनता। 7×7 = 21, -2 19 नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर। 8 8 नहीं बनता। तो भैया मैंने चेक करा, मैंने 5 चेक करा, फिर 6 चेक करा, फिर 7 चेक करा, फिर 8 चेक करा, फिर मेरे दोस्तों यहां पे मुझे 9 मिल गया। 9 तो मैंने बिना सॉल्व करे गैस कर लिया 9, क्योंकि जैसे मैं यहां पे 9 रख के देख रहा हूं, 9×3 = 27, -2 25 √5, और 9×5 = 45, 4×49 √7, और ये 35 बन गया जो ऑप्शन में भी है। तो यानी कि आपको गैस करना पड़ेगा 5 6 7 8। एक्स का जो मान होगा वो बहुत छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं। तो आप चेक करके देख लो, चेक करके, ठीक है ना। एक्स के लिए 9 आई है कि यहां पे जोड़ने पर इस समानुपात में 18, ये 24, रेशियो कितना 18 24 का 3 4, ये 30, 31 में 9 जोड़ेंगे 40, ये भी 3 4, ये भी 3 4 का रेशियो, भी 3 4 का रेशियो है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। तो ये गैस करके भी कर सकते हैं भी। जैसे ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करेगा मेरे प्यारे भाई। बोला है यदि x को 23 39 32 और 56 में प्रत्येक से घटाया जाता है, में प्रत्येक से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती हैं। आपसे पूछा है यहां पर x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए। x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपातिक क्या है, ये आपको बताना, ये कैलकुलेट करना है। देखो पेपर में चाहे ऐड करने वाला आए चाहे सब्ट्रैक्ट करने वाला आए, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, सेम कंसेप्ट, सेम ट्रिक, सेम टेक्नोलॉजी लगेगी। बोला है यदि x को इन चारों में से हर एक नंबर में घटाया जाए तो संख्या समानुपात में होती हैं। चाहे आप घटाने के लिए करें चाहे आप जोड़ने के लिए करें, कंसेप्ट और ट्रिक सेम रहेगी मेरे प्यारे भाई। तो पहले आपको x का मान निकालना है, या तो मैं x का मान निकालूं या फिर मैं मेरे दोस्तों यहां पे एज इट इज मेरे प्यारे भाई, चूंकि सवाल के ऑप्शन बहुत इजी हैं, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन हैं, तो मैं हिट एंड ट्रायल से कर लेता हूं। भाई एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि यहां पे रखने पर वो तुरंत इंटीजर उगल दे। क्या रखें एक्स की जगह बताओ? एक्स की जगह हम क्या रखें कि तुरंत इंटीजर वैल्यू उगल दें? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर एक्स की जगह यहां पे हमको रखना चाहिए है भाई, और छोटे छोटे ऑप्शन, बहुत बड़े ऑप्शन भी नहीं है, क्या रखें कि ये इसका अंडर रूट आसानी से निकल जाए? तो आप कहोगे सर 10 के नजदीक है सारे ऑप्शन, 2 2 नहीं रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे, 3 4 7 हो जाता, 4 4 4 पे भी नहीं होगा, 5। x बराबर 5 रखने पर हो रहा बेटा, 5 रखोगे, 5 4 9, 9 का अंडर रूट 3, 5×3 = 15, 1 16, 16 का अंडर रूट 4 यानी कि 12, 12 इसका आंसर ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो हमने अंदाजे से कर लिया क्योंकि वैल्यू आसान है। x बराबर 5, यहां पे हर एक में से 5 घटा के देखो, 23 में से 5 घटाएंगे 18, 39 में से 5 घटाएंगे 34, 18 34 आया रेशियो 9:17, 32 में से 5 घटाएंगे 27, 56 में से 5 घटाएंगे 51, ये भी 9:17। 2 से काटेंगे 9:17, 3 से काटेंगे 9:17। देखो पहले रेशियो बराबर हो रहा है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर इजी है। ये वाला करके बताओ बच्चों, ये वाला आप करके बताइएगा जल्दी से। दीपक कह रहे 4 से ज्यादा नंबर होने पर क्या होगा? 4 से ज्यादा नंबर हो ही नहीं सकते बेटा, प्रोपोर्शन में ही 4 नंबर होते हैं।
डी। हर बच्चे का आंसर आ गया 20। आप बोलोगे हाँ सर बड़ा आसान है, ये बताइएगा जल्दी से इसको कैसे करेंगे। x बराबर 13, बिल्कुल सही बेटा। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 54, 49, 22, 21, द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन, संख्या समानुपात में। 8x माइनस 25 से 7x माइनस 26 का रेशियो। बेटा यहां तो रेशियो बताना है, यहां तो थोड़ा गैस करना भी मुश्किल होगा कि आपको यहां पे अंडर रूट वगैरह नहीं लेना है, इनका रेशियो निकालना है। अब x की वैल्यू कहां तक गैस करते फिरेंगे, बेसिक से ही बेस्ट है मेरे दोस्तों। बोला है संख्याएं 54, 54, 49, 22 और 21 में हर एक में कौन सा नंबर घटाया जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। हर एक में से x घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में हो जाती है। तो x का मान क्या होगा बताओ बच्चों। भाई 54 और 29, 54 और 49 का डिफरेंस कितना है 5। 22 और 21 का डिफरेंस कितना है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 एकम 54, 22 पंजे 110। 110 और 54 का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ये 6 और ये मेरे दोस्तों 56, ये 56 आ गया मेरे दोस्तों 56। क्लियर है। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई 54 और 22 पंजे 110, इनका डिफरेंस है 56। 56 को किससे डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये 5 और 1 का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे। 5 और 1 का डिफरेंस 4, यानी कि x की वैल्यू 14 आ गई। तो आपने इजीली x का मान कैलकुलेट कर लिया। गैस करते रहते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है ना, कर सकते वो भी, मैं बना नहीं कर रहा। तो x का मान 14 आ गया। अब आपसे पूछा इनका रेशियो, यहां पे रख देते 14 की, x की जगह 14, तो 14 अट्ठे 112। 112 में से जब आप 25 घटाएंगे तो पहले 12 घटाओ 100, फिर 13 घटाएंगे 87, तो 87 रेशियो आएगा। 87 तो भाई 29 में ही आता है, ये उत्तर है। x की जगह 14 रखेंगे तो 14 सत्ते 98, 98 में से 26 घटाएंगे तो 72, 98 में से 26 घटाएंगे 72, ये 3 से चला जाएगा 29 बार, 72 24 बार, 29 रेशियो 24 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। 27 26 नहीं है सौरभ, गलत कर रहे हैं आप, ठीक है।
सर 56 कैसे आया? अरे भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, हैं? कब तक तुमको हम ये बात बताते रहेंगे यार? एक एक बात को 10-10 बार बताते, एक एक टाइप के 10-10 सवाल हो रहे, फिर भी नहीं कर रहे। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। सोनू पूछ रहे सर प्रोपोर्शनल पूछेगा तभी अंडर रूट लगाना है क्या? हाँ जी सोनू, जब नहीं पूछेगा तो नहीं लगाएंगे। ये बताइएगा, जब 22, 38, 31 और 55 में से हर एक संख्या में x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। जब इनमें से हर एक संख्या में x घटाते हैं तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो पूछा है x + 5 और 3x - 2 के बीच मध्य अनुपातिक क्या है? जो पूछा जाएगा वही तो निकालोगे। यहां पर रेशियो नहीं पूछा, मध्य अनुपातिक पूछा है तो मध्य अनुपातिक लीजिएगा। x + 5 और 3x - 2 का मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? a और b का रूट a भी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब देखो मैंने ना हर सीक्वेंस का सवाल लिया है जिससे कि आपको जो है बुद्धि खुले। यहां पे आंसर अंडर रूट में है तो x की वैल्यू भी ऐसी होगी जो अंडर रूट उगल रही होगी। तो x गैस करने से बढ़िया है कि आप जो है सॉल्व भी कर लो, x का मान निकाल लो। है भाई, बोला है x एक ऐसी संख्या है जिसको 22, 38, 31 और 55 प्रत्येक में से घटाने पर संख्याएं समानुपात में। तो x का मान क्या होगा? जवाब दो। अब 22 और 38 का डिफरेंस कितना है? 16। 16 आ गया। 35 और 31 का डिफरेंस, और ये 55 है, ये 55 है, सॉरी। 55 और 31 का डिफरेंस कितना आ गया? 24 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 24। अब 16 24 का रेशियो क्या है भाई? ये आपका 8 से चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डिफरेंस का रेशियो ले लिया करो। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 22 तिया 66 और 31 दूनी 62। एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई? 22 तिया 66 और 62, 66 और 62 का डिफरेंस कितना आएगा? 4। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना। 4 को भाग करेंगे किससे? रेशियो का डिफरेंस क्या है? 2 और 3 का डिफरेंस है 1, 1 से। तो x की वैल्यू यहां से सॉल्व करने पर 4 आ गई। बोलो 1 सेकंड में निकाल लिया हमने, कोई मुश्किल नहीं कैलकुलेशन। x की वैल्यू 4 आ गई, वो यहां रख देते हैं। 4 5 9, 9 का अंडर रूट 3, 4 तिया 12, 12 - 2 10, 12 - 2 10, 10 का रूट 10 आ जाएगा। तो 3 रूट 10 इसका आंसर है। डी ऑप्शन कर पाएंगे? सब बच्चों का आंसर आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है जी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन बनाओ, लास्ट क्वेश्चन। If x is subtracted from each of 19, 27, 38 and 57, the numbers so obtained are in proportion। यदि x को 19, 27, 38 और 57 में हर एक में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। आपसे पूछा है 11x + 2 का मान क्या होगा? बता चुका हूं चंदन, है भाई, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, ढंग से देखा करो। ये रहा तुम्हारा बेसिक, ये कंसेप्ट समझाया, ये बेसिक कैलकुलेशन बताई, वहां से शॉर्टकट को ड्राइव किया। क्योंकि शॉर्टकट आपको यूज करना है, इसलिए मैंने आपको 5-6 सवाल प्रैक्टिस करवाए। क्योंकि मैं एक सवाल करवाता तो आप कभी सीख ही नहीं पाते। ये करिएगा, यदि x को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। 11x + 2 का मान आपसे पूछा है, यानी कि सवाल सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले। बताओ x का मान क्या होगा? है भाई, x एक ऐसी संख्या जिसको 19, 27, 38 और 57 हर एक में से घटाने पर संख्याएं समानुपात में होती हैं। ठीक है भाई, x का मान क्या होगा बताओ जल्दी से। 19 और 27 का डिफरेंस कितना है? 8 है। 38 और 57 का डिफरेंस कितना है? 19। 57 38 का डिफरेंस है 19 है भाई। रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 की 19 में गुणा करेंगे 361। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 19 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे 361 और 8 की 38 में गुणा करेंगे 38 की 8 में। देखो 19 8 152, 152 दूनी 304, 304 आएगा। इनका लेना है फिर डिफरेंस। डिफरेंस को डिवाइड करना किस रेशियो से?
8 और 19 का डिफरेंस, 8 और 19 का डिफरेंस कितना है? 11, 11 से। तो 361 में से 304 घटाएंगे, 57, 57/11 एक्स की वैल्यू आ गई है 57/11। तो एक्स का मान जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर में ही आए, एक्स का मान 57/11 आ गया। 19 और 27 का डिफरेंस आप लेंगे, है भाई कितना है? 8, 38 57 का 19, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 गुणा 19 361, अभी 8 गुणा 38 304, डिफरेंस कितना? 19 और 8 के बीच रेशियो का डिफरेंस 11, 57/11 आ गया। अब यहां रखेंगे एक्स की जगह 57/11 रखेंगे, तो आप जानते कि 11 से 11 कट जाएगा, तो 57 और 2 59, 59 इस सवाल का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बनता है। बहुत प्यारा सवाल है, बताओ मजा आया कि नहीं? और इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है प्रोपोर्शनल वाला, मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैंने लगभग आपको इस कंसेप्ट पे 50 क्वेश्चन कराए, क्योंकि मैं इसकी इंपॉर्टेंस जानता हूं। इस पे पेपर में एक सवाल जरूर आएगा, हर एक लैंग्वेज का हर एक टाइप का सवाल मैंने आपको करवाया बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ये कहां आपको ऑप्शन लगाना है, कहां आपको बेसिक से करना है, कहां आपको शॉर्टकट याद करना है, ठीक है जी, कहां केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? मैं ये जानना चाहता हूं। जी कर लेंगे मेरे दोस्तों, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आगे चलते हैं, अगला टाइप, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत शानदार है, थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, और इस टाइप पे मैं आपको 7 क्वेश्चन करवाऊंगा जी। पहले ये बिल्कुल नहीं आता था, मतलब बिल्कुल नहीं पूछा गया है ये कभी, लेकिन पिछले 2-3 साल में इतना पूछ लिया कि पढ़ाना पड़ता है अब। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आपने मेरे दोस्तों ये सब सुना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने मेरे दोस्तों सुना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है बचपन में, फिजिक्स न्यूटन का लॉ पढ़ा है कि फोर्स जो है, दो वस्तुओं के जो फोर्स है उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है ना, एक्सेलरेशन के अनुक्रमानुपाती होता है, पढ़ा है आपने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती पढ़ा है बच्चों आपने फिजिक्स वगैरह में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती, कोई जरूरत नहीं है सागर ये सब करने की। मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं ए और बी हैं, मैं आपसे कहता हूं दो संख्याएं हैं बच्चों ए और बी, ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं दो संख्याएं हैं ए और बी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले या प्रोपोर्शनल बोले? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इस बात का मतलब यह है, इस बात का देसी भाषा मतलब यह है कि भाई अगर मैं कहूं अगर आप बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान भी बढ़ेगा, जिस रेशियो में बी का मान बढ़ाओगे उसी रेशियो में बी का मान बढ़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप बी का मान घटाओगे तो ए का मान भी घटेगा, जिस रेशियो में बी का मान घटाओगे ए का मान भी उसी रेशियो में घटेगा। यह मतलब है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जैसे कि मेरे दोस्तों खुशी और बैंक बैलेंस की बात है, बैंक बैलेंस बढ़ाओगे आदमी की खुशी भी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस घटाओगे आदमी की खुशी भी घटेगी। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती हैं। जो आरट साइड वाले हैं, आरट साइड वाले, उनको तकलीफ होगी, ठीक है ना,
वो गणित पढ़ रहे हैं भैया, आरट वाले हैं बालक, कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, अचानक से पढ़ रहे हैं तो तकलीफ तो होगी। लेकिन जो साइंस वाले हैं थोड़ा बहुत, उनको कुछ एक ढेले भर की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है भैया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, आता है दो संख्याएं हैं, मैंने बोला a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, a b के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप b का मान बढ़ाओगे तो a का मान भी बढ़ेगा, b का मान घटाओगे तो a का मान भी घटेगा। जिस रेशियो में b का मान बढ़ाओगे उसी रेशियो में b का मान बढ़ेगा, b का मान घटाओगे तो a का मान भी घटेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सबसे बढ़िया बैंक बैलेंस और खुशी। भाई आदमी का बैंक बैलेंस बढ़ाओगे तो खुशी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस घटाओगे तो खुशी भी घटेगी। तो हमारी जो खुशी है वो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती है बैंक बैलेंस के। खुशी जो है वो डायरेक्टली किसके अनुक्रमानुपाती है? बैंक बैलेंस के। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होती, क्या होता है? एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होती है। ये जो के है मेरे दोस्तों, एनी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर होगा मेरे प्यारे भाई, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, चलो अब हम आगे समझेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मेरे प्यारे भाई। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, हिंदी में कहेंगे ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है, इस बात को मैं ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है ए बी के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह होता है कि दो संख्याएं ए और बी, बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान घटेगा, ए का मान घटेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बी का मान घटाओगे तो ए का मान बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे दोस्तों हमारे देश में एक आदमी गरीब होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली अमीर होगा, है भाई। एक आदमी अमीर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली गरीब होगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक संख्या बढ़ाओगे तो दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में घटेगी, एक घटाओगे दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में बढ़ेगी। तो इसी बात को मैथमेटिक्स की दुनिया में कहते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ए जो है बी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी इस बात को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा ये तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा मेरे प्यार भी के। के क्या है मेरे दोस्तों? एनी कांस्टेंट, इसका मान कुछ भी हो सकता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, ए गुणा बी बराबर जो होगा वो के, एनी कांस्टेंट नंबर होगा। एनी कांस्टेंट, कोई भी फिक्स वैल्यू हो सकती है, कोई भी फिक्स वैल्यू मेरे दोस्तों, एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी फिक्स नंबर। हाँ भाई, जैसे कि कट ऑफ एंड स्टूडेंट, बिल्कुल से एग्जांपल, कट ऑफ एंड स्टूडेंट। भाई एग्जाम में कट ऑफ बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी, एग्जाम में कट ऑफ बढ़ गई तो स्टूडेंट कम क्वालिफाई करेंगे, विद्यार्थी कम क्वालिफाई करेंगे। कट ऑफ घट जाएगी तो स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई करेंगे। तो यानी कि कट ऑफ और स्टूडेंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब सीधे सीधे हैं, एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाओगे दूसरा घटेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो हमेशा कांस्टेंट नंबर आ जाता है बच्चों। अभी यहां ये के प्रोपोर्शनलिटी रहता है तो के आ जाएगा, तो ए गुणा बी बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? एनी कांस्टेंट। चलेगा। देखो अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, 8 साइड वाले हैं उनको 1 घंटा और बताऊं तो भी तकलीफ रहेगी क्योंकि वो 8 साइड वाले हैं। ठीक है ना
बहुत छोटी सी बात है और ये बहुत गहरी बात है, मतलब इस बात को समझाने के लिए ही इस बात को 15 दिन तक रिसर्च करें तो भी कम है। जी बताइएगा। सवाल नंबर 94, इसी कंसेप्ट पे सवाल बोलूंगा। बोला है संख्या ए संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती है। संख्या ए जो है संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ए 50 है, ई 22 है, तो ए और ई से संबंधित समीकरण बताइए। ए और ई से संबंधित समीकरण इन तीनों में से कोई हो ही नहीं सकता। ओनली दिस ऑप्शन इज पॉसिबल, केवल यही एक ऑप्शन हो सकता है। आप बोलोगे सर कैसे? सवाल में साफ साफ बोला है कि संख्या ए संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी ई के। ए जो है वो ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ए ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भैया ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अगर ई बराबर 11 ए है, 11 एक कांस्टेंट है, यानी कि ई जो वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ए का मान बढ़ाओगे ई का भी मान बढ़ेगा। ये तीनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले हो गए ना साइन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केवल एक ही समीकरण है कि ए घटाओ ई बढ़ेगा, ए बढ़ाओ ई घटेगा। तो केवल यही आंसर हो सकता है। तो समझदार वाला कि वो इसको ऑप्शन से कर लेगा, ठीक है ना। तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e। अगर सॉल्व करना है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा कि इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन इसकी ही वैल्यू निकालने के लिए सवाल में दिया हुआ है कि अगर ए का मान 50 है तो ई का मान 22 है। अगर ए की जगह हम 50 रखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो ई की जो वैल्यू है वो 22 है। तो ऐसे कांस्टेंट नंबर जो आएगा वो कांस्टेंट नंबर की वैल्यू आएगी 50 गुणा 22 1100। 1100 आ गया मेरे प्यारे भाई, समझ में आया। अगर ए की वैल्यू 50 है तो ई की वैल्यू 22 है, तो कांस्टेंट नंबर शुड भी 50 गुणा 22 1100, यानी कि जो करेक्ट रिलेशन होगा ए बराबर वो 1100 बटे ई होगा। ये ए और ई के बीच में रिश्ता है, एक फॉर्मूला है प्यारे भाई। बी ऑप्शन। ठीक है, ये सबसे बेसिक सवाल है इस टाइप का, ये बताइएगा। बहुत बड़े सवाल। एक्स वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाई के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी करता है। क्या मतलब है? एक्स वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स की जो वैल्यू है वो वाई के वर्ग के, वाई का वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर, वाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/y²। यानी कि वाई का स्क्वायर जिस रेशियो में चेंज होगा, एक्स का मान उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। बोला है जब y 3 है तो x का मान 2 है। x ज्ञात करिए जब y का मान 4 है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखो ये कंसेप्ट है जो सवाल में बोला गया है कि भाई x जो है वो y के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। y का स्क्वायर जिस रेशियो में चेंज करेंगे, x की वैल्यू उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अब यहां पे x की दो वैल्यू कर दी है मेरे, y की दो वैल्यू कर दी। एक बार y बराबर 3 लिया, एक बार y बराबर 4 लिया, दो क्वांटिटी हो गई। बोला है जब y बराबर 3 है तो x का मान 2 है, जब y बराबर 4 है तो x का मान ज्ञात करें। अब बच्चों अगर मैं x की दो क्वांटिटी लेता हूं, दो वैल्यू लेता हूं x1 x2, और y की भी दो वैल्यू लेता हूं y1 और y1 और y2, ध्यान सुनिएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं कांस्टेंट नहीं निकालूंगा भाई। अगर x की दो वैल्यू हैं x1 और x2, तो इन x की वैल्यू का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो y की वैल्यू के रेशियो का रिवर्स होगा। y की वैल्यू के स्क्वायर, भाई x1 से x2 y की वैल्यू का आपको रेशियो लेना है रिवर्स, y2/y1। लेकिन मेरे प्यारे भाई किस में होगा, स्क्वायर में होगा। ये पावर 2 होगी स्क्वायर। ये रिजल्ट बन गया है अगर चार क्वांटिटी है x1 x2 और y1 y2। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे भाई अगर x के दो मान लिए जाते हैं x1 और x2 मेरे प्यारे भाई, तो y की दो वैल्यू हैं। अगर x के दो मान लेते हैं हम x1 x2, तो y की दो वैल्यू y1 y2। अभी जब x1 का मान 2 है तो y1 का मान 3 है। बोला जब y2 का मान 4 है तो x2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो रिवर्स रेशियो, 1/, का मतलब है रिवर्स रेशियो। x1 से x2 का जो रेशियो होगा वो y के रेशियो का रिवर्स करना है, y2/y1, लेकिन पावर 2 है तो स्क्वायर भी रहेगा। ये कंसेप्ट है। अब यहां केवल आपको वैल्यू रखनी है भाई, x1 का मान 2 है, x2 आपको निकालना है बच्चों।
y2 की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, y1 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9। तो x2 का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 2 से 16 8 बार 9/8, 9 ऊपर 8 नीचे 9/8, और 9/8 का मतलब हो गया बच्चों एक सही 1/8। बी ऑप्शन इसका आंसर है 1:1/8। बी ऑप्शन। 90% टीचर इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ाते हैं। मैं 90% टीचर इस बात को नहीं पढ़ाते, और बिल्कुल ठीक बात है उनकी, नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। अगर समझेंगे भी तो उनको समझाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम चाहिए इन बातों को, और इतना समय है नहीं। तो उन्होंने एक आसान निकाला तरीका सिखाया, नहीं पढ़ाते। लेकिन उससे क्या होता है कि जो समझदार बालक हैं, जिन पे फिजिक्स वगैरह थी, मैथ था बचपन में, उनका नुकसान हो जाता, वो तो सीख ही नहीं पाए इस बात को। तो मैं ऐसा नहीं करता। थोड़े बच्चे होंगे वो भाड़ में जाएं, लेकिन जो मेहनत करेंगे वो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बोलो चलेगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, करो। सेम सवाल है, सेम ही सवाल है, डाटा चेंज है केवल। इस सवाल को खुद से ट्राई करना, सेम ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को, आप सभी लोग। मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, सवाल नंबर 97। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके, 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ध्यान सुनेगा। ये सवाल बेस्ट है क्योंकि इस सवाल में मेरे प्यारे भाई 2 क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। x वेरीज इनवर्सली एज रूट वाई एंड डायरेक्टली एज w। x जो है, ये जो x है, ये y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x जो है y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट y के, सॉरी, x का जो मान है y के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरी बात, एंड डायरेक्टली एज w। और x जो है, x की जो वैल्यू है वो w के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, w के सीधे अनुक्रमानुपाती है। समझ में आया? x वेरीज इनवर्सली एज रूट वाई एंड डायरेक्टली एज w, यानी कि w का मान जिस रेशियो में चेंज होगा, x का मान उसके उसी रेशियो में चेंज होगा। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करता हूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करता हूं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, तो बताओ बच्चों क्या बन जाएगा। तो ये बन जाएगा w, x का मान w के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रूट y। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये कंसेप्ट बना जो आपको सवाल में दिया गया है, ये कंसेप्ट बना जो आपको सवाल में दिया हुआ है। अब जो आपसे पूछा है उसको देखेंगे। देखो बार बार फॉर्मूला लिखने की मेहनत मत किया करो। बोला है जब x 18 है तो w 5 है, y का मान 20.25 है। जब x का मान 8 है, ये x1 है, ये है x1, ये है w1, ये है y1। जब x1 का मान 8 है तो w1 5 है, y1 20.25। अभी अगली वैल्यू, अगर हम x2 की वैल्यू को 18 कर दें, w2 का मान 3 कर दें, तो y2 का मान क्या होगा, ये सवाल है मेरे दोस्तों। क्योंकि आप गधे हो तो मैं इसको लिख के बता देता हूं कि भाई x की अगर 2 वैल्यू ली जाए, x1 और x2, तो x1 से x2 का जो रेशियो होगा, x1 से x2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली रेशियो w1 से w2 का लेना है, w1 से w2 का। लेकिन y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y के रेशियो का लेना है रिवर्स, y के रेशियो का लेना है रिवर्स, y2 बटे y1। लेकिन बेटा y पे लग रहा है अंडर रूट, तो ये लगेगा अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर x की 2 क्वांटिटी ली जाए, x1 से x2, तो उनका जो रेशियो होगा w के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, w1 बटे w। जो x का रेशियो वही w का रेशियो है, लेकिन y के रेशियो का लेना है रिवर्स, y2 बटे y1 और अंडर रूट लगा हुआ है। ये हो गया मेरे दोस्तों कंसेप्ट। अब केवल आपको वैल्यू रखनी है। भाई x1 की वैल्यू 8 है, 18 है मेरे दोस्तों, AW1 आपका 5 है मेरे दोस्तों, और ये बाद में 3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये y2 मेरे दोस्तों आपको निकालना है, और y1 कितना हो गया 20.25, 20.25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 20.25 का अंडर रूट 4.5, 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो 20.25 का जो अंडर रूट है, ये जो 20.25 का अंडर रूट है, ये 4.5 आ जाएगा, 4.5। अब
4.5 से 18 4 बार कटेगा, 4 से 8 2 बार कटेगा, 2 बार, 3 के दर गुणा होगी, 2 तिया 6, 6/5 आएगा 1.2, 2 की 3 में गुणा 6, 6 को 5 से भाग करेंगे 1.2, 1.2 आ गया जी √y2। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर 1.44, ये वैल्यू आ गई y2 की, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर है ए। बोलो। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है। आगे चलेंगे, 3 क्वेश्चन और हैं मेरे दोस्त इस कंसेप्ट पे। 98 नंबर सवाल, बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। इसी कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, सीजल 2022 के प्री के पेपर में सवाल आया था ये वाला, बनाओ करिएगा। A varies directly as the positive square root of B and inversely as the cube of C. A जो है सीधे B के धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता है, यानी कि A जो है मेरे प्यारे भाई, A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ B, B के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ C, एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ C, और C के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C का क्यूब आपको लेना है, C का क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बोला है सवाल में। अब देखो, यदि A का मान 15 है तो B का मान 27 है, C का मान 2 है। ध्यान सुनिएगा, जब A का मान 15 है तो B की वैल्यू 27 है, C का मान 2 है। बोला है B का मान बताइएगा जब A का मान 9 है और C का मान 2 है। ये पिछले सवाल की तरह हो गया, B की वैल्यू बताइए जब A का मान है 9 और C का मान है 2। लेकिन ये थोड़ा सा इजी सवाल हो गया। पता है कैसे इजी हो गया? देखो भाई, सवाल में क्या बोला है, A की वैल्यू 15 दी है, B की 27, C की 2। पूछा है B का मान बताओ जब A का मान 9 है, C का मान 2। दोनों ही केस में C की वैल्यू सेम कर दी है। आपके सामने दो अलग अलग केस बनाए, दोनों की केस में C की वैल्यू को सेम कर दिया है 2। जब C की वैल्यू दोनों केस में सेम है तो C का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, C को लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब C की वैल्यू दोनों में सेम है, जब मैं रेशियो बनाऊंगा तो C कट ही जाएगा, यानी कि मैं केवल इसी से अपना सवाल सॉल्व कर सकता हूं, मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। भाई C की वैल्यू जो वो दोनों केसेस में क्या बनाई गई है बेटा, सेम बनाई गई है, तो भाई मुझे C पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं रेशियो लाऊंगा तो कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई A की वैल्यू 15 है, फिर बाद में 9 कर दी। B की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी है, 27। B की वैल्यू कितनी है, 27, फिर आपको बाद में B की वैल्यू निकालनी है। A1 से A2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, B1 से B2 के रेशियो का अंडर रूट। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया 1 सेकंड में। अब किससे चला जाएगा बच्चों, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5/3। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 25/9 बराबर हो जाएगा जी 27/B2। तो B2 का मान जो आएगा 27 निम्मा 243, और 25 आ जाएगा नीचे, 243/25 इस सवाल का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा 99। ये सवाल केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं, एलजेब्रा में भी बन सकता है। सवाल सीडीएस 2022 के पेपर का पिछले साल का सवाल है, करके बताइएगा। 2 क्वेश्चन और हैं इस पे, बनाओ जल्दी से, फटाफट करो।
यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपाती है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समानुपाती होगा? बोलो भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके समानुपाती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है भाई, समानुपाती का मतलब होता है सेम रेशियो। तो पूछा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समानुपाती होगा? समानुपाती होने का मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो इन दोनों का रेशियो है वो ये बनना चाहिए। अब ये एलजेब्रा का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा? गलती कर रहे हैं आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी। समझ में आया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो ए माइनस बी ही तो बचेगा, ये आंसर है ए ऑप्शन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो ए माइनस बी बचा। सिंपल, दिस इज एलजेब्रा, नथिंग एल्स। ही बताएंगे 100 नंबर क्वेश्चन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस लैंग्वेज का एक ही सवाल करवा रहा हूं। हालांकि एसएससी में तो अभी ये लैंग्वेज नहीं पूछी, बट सीडीएस में पूछी है। कुछ ही टाइम जा रहा है, एसएससी में भी पूछेगा इस लैंग्वेज को। बनाओ, करिए। बोला इफ P वेरीज डायरेक्टली एज Q एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ R। यदि P सीधे Q के समानुपाती है, P जो है वो सीधे Q के समानुपाती है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज Q एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ R, और R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई। P जो है मेरे प्यारे बच्चे वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन P? P के मान में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा P के मान में? यदि Q को 20% बढ़ा दिया जाए और R को 20% घटा दिया जाए। प्यारे स्टूडेंट्स, बोला है P के मान में व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन P? P के मान में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा अगर मेरे प्यारे भाई Q की वैल्यू को 20% बढ़ा दिया जाए? Q की वैल्यू को 20% बढ़ाने का मतलब Q का मान मेरे दोस्तों अगर पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, Q का मान अगर पहले 5 था तो 5 से बढ़ा के 6 कर दिया, और R की वैल्यू को 20% घटा दी, R को 20% डिक्रीज कर दिया 1/5, यानी कि R की वैल्यू 5 थी तो 5 से घटा के 4 कर दी। तो P के मान में कितना चेंज आएगा मेरे दोस्तों? नहीं निकाल सकते भाई। सपोज P की वैल्यू पहले P1 थी, अब वो वैल्यू P2 हो गई, तो P1 से P2 का जो रेशियो होगा उस Q1 बटे Q2, भाई P जो है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Q1 बटे Q2, Q का मान पहले 5 था अब 6 हो गया, Q1 का मान पहले 5 था अब 6 हो गया, मल्टीप्लाई। अब हम R की बात करें तो R का है स्क्वायर, स्क्वायर करना होगा बट रिवर्स रेशियो में, इनवर्सली ना, रिवर्स रेशियो में। R का मान पहले 5 था अब 4 है, तो रिवर्स रेशियो होगा 4/5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, और मुझे प्यारे भाई इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। इनवर्सली का मतलब R की रेशियो का आपको रिवर्स करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो P1 से P2 का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई कितना आएगा बताइएगा? अब 4 का स्क्वायर ऊपर 16 है, अभी देखो 5 गुणा 4 का स्क्वायर 16 बटे 6 गुणा 25 ही आ गया। 5 से 25 5 बार चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 2 तिया 6 चला जाएगा, यानी कि 8:15। सिंप्लीफाई कर ले, खचाखच खचाखच काट लेंगे, खचाखच खचाखच काटा तो 8/15 आया ये काट कूटने पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर P1 का मान पहले 8 था तो 8 से बढ़ के अब 15 हो गया। P1 का मान अगर 8 था बच्चों तो 8 से बढ़ के 15 हो गया, तो बढ़ा कितना? 7 बढ़ गया। 7 बढ़ गया, पहले कितना था 8, 7/8, और 7/8 कितना होता है बच्चों परसेंटेज में? 87.5% बढ़ गया। समझ में भाई? 1/8 ये 7/8 को ना 1 - 1/8, 1 का मतलब 100%, 1/8 12.5%, 7/8 को ऐसे लिख सकते हैं। 100 में से 12.5% माइनस करेंगे तो 87.5% P की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? बोलो क्लियर? कोई परेशानी? एक धेले की परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे। 101 नंबर सवाल, लास्ट क्वेश्चन बनाओ।
एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 के रेशियो में है। एक बैट और बॉल की कीमत 9:5 के रेशियो में। अगला वैरायटी यहां से शुरू हो रहा है। बल्ले की कीमत गेंद से 380 रुपए ज्यादा है, गेंद की कीमत बताओ। बैट और बल्ले की कीमत का रेशियो 9:5 है। बोला है बैट की जो कीमत है बॉल से कितनी ज्यादा है, 380 रुपए ज्यादा है। तो बैट की कीमत बॉल से कितना ज्यादा है, 4। 9 - 5 4। 4 की वैल्यू सवाल में 380 रुपए दी है। बताइएगा बच्चों, तो एक की वैल्यू कितनी है, 4 से भाग कर देते हैं भैया। 4 नाम 36 और 4 पंजे 20, 95 रुपए। तो आपसे पूछा है बच्चों गेंद की कीमत। गेंद की कीमत है, बॉल की कीमत है 5 यूनिट। 5 यूनिट के लिए निकालने तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 4 1 5 यूनिट आएगा। 380 में 95 जोड़ेंगे तो 480 से 5 कम, 475 रुपए आंसर है। खत्म। ठीक है, तो ऐसे बेसिक बेसिक सवाल बनते हैं। अब यहां से जो मैं आपको सवाल करवाऊंगा, लगभग कितने सवाल हैं, 40 सवाल इसके आगे के जो मैं करवाऊंगा वो रेशियो की टिपिकल लैंग्वेज पे होंगे। हर एक लैंग्वेज का हम सवाल करेंगे कल से। ठीक है दोस्तों, चलो बाय।